यूनिट 7 कहानी जो हमारा है हिंदी नेट जेआरएफ के पेपर में, यूनिट 7 से आज जो कहानी वाला प्रश्न है उसका भाग 2 हम लोग करेंगे। कल हम सब भाग 1 कर चुके थे जिसमें सभी कहानियों का ऐसे शॉर्टकट में विषय वस्तु और प्रकाशन वर्ष देखे थे और उसके बाद 25 प्रश्न किए हुए थे। आज हम लोग उन सभी प्रश्नों से आगे चलेंगे। चलिए, तो 25 नंबर का प्रश्न है जो कल हम सब किए थे, एक बार और देख लीजिए। नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया हुआ है? याद रखिएगा, वन लाइनर का क्वेश्चन है तो अगले बार 3-4 कथन के साथ में आ सकता है। तो नननपुर हाट याद रखिएगा, ये बी नंबर तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी में स्थान आया हुआ है। और नननपुर हाट का जिक्र कब होता है? तो ये जिक्र तब होता है जब जो हीरामन है गीत सुना रहा होता है हीराबाई को, तो उसी गीत सुनाने के दौरान वो अपने लीक से हट करके, अपने रास्ते से हट करके नननपुर हाट की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, ताकि थोड़ा शांति माहौल मिले और वो अच्छे से महुआ घटवारिन की कथा को और गीत को अच्छे से सुना सके। गीत को सुनाया जाता है वहां पर। चलिए, अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है, यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? तो उदाहरण है कि दिन के उजाले में वह गवाह थी। क्या थी? गवाह थी। अब आप देखिएगा, अपना अपना भाग्य में तो किसी स्त्री के विषय में बात ही नहीं किया गया है। मतलब स्त्री के विषय में किया तो गया है कि भारतीय स्त्रियां कैसी होती है, विदेशी स्त्रियां कैसी होती है, उसके विषय में बात किया गया है शुरू में। अपना भाग्य का हो नहीं सकता है तो इसको काट दीजिए। फिर बोला गया है कि मुजरिम थी, हर चीज का उससे तकाजा तकाजा, अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई हो। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत ही नहीं है। सभी का उत्तर सी है। बिल्कुल, हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। परिंदे कहानी से ये कथन लिया गया है। लेखक लेखक ये कथन कहते हैं किसके लिए? लतिका के लिए। ठीक है, लतिका के लिए ये कथन कहते हैं। जब लतिका बच्चों को पिकनिक से घुमाने के बाद, मिडोज में वो लोग जाते हैं पिकनिक करने के बाद जब शाम के समय में लतिका अपने कमरे में आती है, एकदम थक चुकी होती है, और थक चुकी होती है तो जैसे बिस्तर पर जाती है तो उसे नींद आ जाती है। इसीलिए ये कथन कहा गया है कि दिन के उजाले में तो सब उससे प्रश्न करते थे, तुम अकेले कहीं और क्यों नहीं जा रही हो? तो तरह तरह के सवाल। बिल्कुल अकेले थी। ठीक है, अब उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत भी नहीं। तो यहाँ पर हो सकता है रिपीट हो जाए, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27वां नंबर। 27वां नंबर अगला प्रश्न है। पेन का मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, वो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा ना। इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी के किस पात्र का है? मिस वुड, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट या लतिका? तो ये जो दर्शन वाली बातें हैं, ज्यादातर दर्शन की बातें कौन करते हैं? तो डॉक्टर मुखर्जी करते हैं। ठीक है, और डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, ये कहते किससे है वो बताइए, कहते किन से है? डॉक्टर मुखर्जी ये कथन कहते किन से हैं? हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए कि वो कहते किन से हैं। अच्छे से सोच के जवाब दीजिए। डॉक्टर मुखर्जी ये कथन मिस्टर ह्यूबर्ट से कहते हैं। ठीक है, मिस्टर ह्यूबर्ट से कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा कि डॉक्टर मुखर्जी ये कथन मिस्टर ह्यूबर्ट से कहते हैं। ह्यूबर्ट संगीत के शिक्षक हैं। इन्हें हृदय का एक बहुत बड़ा रोग है, जिसके कारण ह्यूबर्ट को डर है कि कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। डॉक्टर मुखर्जी को ये बात पता है, इसीलिए वह ह्यूबर्ट को सलाह देते हैं कि तुम दिल्ली चले जाओ और वहां पर जा करके अपना इलाज करवाओ। मिस वुड कौन है? स्कूल के प्रिंसिपल है। और लतिका कौन है? तो स्कूल में शिक्षिका है।
और शिक्षिका के साथ साथ में ये वार्डन है। पूरे हॉस्टल में सभी लड़कियों को संभालने का काम इसी को है, वार्डन। ठीक है, लतिका कौन है? वार्डन है। अब अगला क्वेश्चन आइए। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के आधार पर उपर्युक्त कथन है। कौन कौन से कथन सही है आपको वो बताने हैं। पहला कथन है, लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। ये जो कहानी है ना, उसने कहा था 1915 ईस्वी में लिखा गया है, पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध। और ये जो उसने कहा था कहानी है, इसके कहानी की शुरुआत की जो पहली लाइन है, उसी पहली लाइन से उठा के एक कथन को बना दिया गया है। कहानी पूरा पढ़े रहेंगे आप सब। तो जो ये वाला कथन है, ये समझिए कि वहीं से उठा के दिया हुआ है, जिसमें लाहौर का जिक्र हुआ ही नहीं है। ठीक है, लाहौर का जिक्र हुआ नहीं है तो किसका जिक्र हुआ है? अमृतसर का जिक्र हुआ है, बिल्कुल। यहाँ नोट कर लीजिएगा, अमृतसर शहर का जिक्र हुआ है, लाहौर का जिक्र नहीं हुआ है। तो एक कथन हमारा गलत हो गया। अब है कि वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला, तो बिल्कुल वही था वो। वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगा। तर्पण करना यानी कि अंतिम संस्कार करना। ठीक है, अंतिम संस्कार करना। तो ये लोग बेल्जियम के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए थे और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तो जर्मन सैनिक आए हुए थे, जर्मन सैनिक आए हुए थे और वही लोग आकर के इनके पलटन में आकर के शामिल हो जाते हैं। और लेकिन फिर भी जो यहाँ पर लहना सिंह है, उसके सूझबूझ से सभी जर्मन मारे जाते हैं। ठीक है, सभी जर्मनों की मृत्यु हो जाती है। तो ये बी वाला हमारा पूरा सही है। आगे कि सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। बिल्कुल सही है। और गुहार लगाती किससे है? लहना सिंह से गुहार लगाती है। ठीक है, लहना सिंह से गुहार लगाती है, जो बचपन का उसका प्रेमी भी है। और लहना सिंह को यह बात बाद में पता चलती है। लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। बिल्कुल गलत, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सिख कभी भी सिगरेट पीते ही नहीं है। ठीक है, सिख कभी भी सिगरेट पीते ही नहीं है। और जो वेश बदल करके, जर्मनी का एक सिपाही वेश बदल करके लप्टन साहब का वेश बना करके आ जाता है और आकर के लहना सिंह को सिगरेट दे देता है। अब लहना सिंह उसी क्षण समझ जाता है कि ये हमारे लप्टन साहब के वेश में, यानी उन्हीं के कपड़ों में कोई जर्मन घुस आया है। और उसे पता ही नहीं है कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं। अगर लप्टन साहब होते तो कभी सिगरेट देते ही नहीं पीने के लिए। और वहीं से लहना सिंह पकड़ लेता है उनको। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। बिल्कुल, ये सही कथन है। तो आप सब सही उत्तर दे रहे हैं। हमारा बी सही है, सी और ई। बी और सी और ई कहाँ है? 3 नंबर में है, तो 3 नंबर सही हो गया। ऐसे प्रश्न कथन वाले आएंगे तो अच्छे से बनाइएगा, काट छाट करके। अगला प्रश्न है, अमृतसर आज्ञा कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कहानी की घटनाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, कि कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी, अंत कैसे हुआ, बीच में क्या क्या घटनाएं हो गई। तो याद कीजिएगा, अमृतसर आ गया भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया एक ट्रेन के माध्यम से, एक रेल के डिब्बे के माध्यम से जो सांप्रदायिकता की समस्या है उसे दिखाया गया है। ठीक है, सांप्रदायिकता की समस्या को दिखाया गया है। तो कथन है यहाँ पर, देखिएगा, सभी लोग उत्तर दे दिए पहले ही। ठीक है, यहाँ पर जैसे कहानी की शुरुआत होती है तो हम सब देखते हैं कि ट्रेन लाहौर से निकल रही है दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में वहाँ पर फंक्शन होने वाला है ना, जिसे देखने के लिए लेखक भी जा रहे हैं। अमृतसर से गुजर के जाएंगे वो लोग। तो यहाँ पर होता ये है कि ये लोग जब ट्रेन में बैठे हुए हैं तो एक बोगी का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर आपको ट्रेन में पता आमने सामने सीट होते हैं। तो आमने सामने सीट में, एक सीट में तो लेखक बैठे हैं भीष्म साहनी, उन्हीं के बगल में एक सरदार जी बैठे हुए हैं। ठीक है, एक सरदार जी बैठे हुए हैं और एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है और एक लड़का बैठा हुआ है, उसका नाम है बाबू। ठीक है, नाम क्या है? बाबू।
हाँ, स्वतंत्रता दिवस के समारोह का आयोजन था, उसी को देखने के लिए जा रहे थे। अब ध्यान रखिएगा, 3 पठान बैठे थे, 3 पठान भी इसी बोगी में बैठे थे और ये तीनों पठान बाबू से बार-बार मजाक-मस्ती में बात कर रहे थे। अब मजाक-मस्ती में ही ये बात कहते हैं कि काले बाबू ताकत आएगी, क्या आएगी? ताकत आएगी, अम जैसा ओ जाएगा। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तो सी नंबर यानी मजाक मस्ती वाली बात पहले होगी, तो सी नंबर कहाँ है? तो सी नंबर हमारा 3 में ही है और 2 में ही है, जिसमें नहीं है उस ऑप्शन को काट दीजिए। अब आगे आइए, अब आगे आइए इधर। आगे कथन होगा कि ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। देखते-देखते स्टेशन आता है वज़ीराबाद। वज़ीराबाद के बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं, शांत हो जाता है माहौल, क्योंकि जगह-जगह घटनाएँ घट रही थी, आग जला दिए जा रहे थे। तो इसी बीच एक स्टेशन आता है और उसी स्टेशन में एक पुरुष और एक महिला किसी तरीके से अपने सामान को चढ़ाने लगते हैं और अपने बेटी को भी चढ़ा देते हैं उसी ट्रेन के डिब्बे में। अब उस ट्रेन के डिब्बे में पहले से ही भीड़ है, तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं। अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो, क्या करते हो? धकेल दो पीछे। तो वहाँ पर बैठे सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच जो 3 पठान में से एक पठान उठ कर के आता है और आकर के अपने पैर से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपने पैर से उस महिला के छाती में इतने ज़ोर से वार करता है कि महिला वहीं बैठ कर के रोने लगती है। उसकी जो बेटी खड़ी होती है, वो एकदम डर के मारे, सहम के मारे वहीं खड़ी हो जाती है, ठीक है? और वहीं सहम के खड़ी हो जाती है। अब जो बुजुर्ग महिला है, यहाँ पर एक इनके बोगी में एक बुजुर्ग महिला भी बैठी होती है, वो सारा दृश्य देख रही होती है। इसी बीच होता है कि ट्रेन चलने लगती है और जो वो लोग सामान चढ़ा रहे थे, सामान छूट जाता है। तो फिर वो लोग भी उतर जाते हैं, महिला भी उतर जाती है, पुरुष भी चिल्लाने लगता है कि सामान छूट गया, सामान छूट गया। सभी लोग उतर जाते हैं। अब उसके बाद जो बुजुर्ग महिला होती है ना बैठी हुई इन्हीं लोग के साथ, वो कहती है कि ये क्या किया? तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है? छोटी सी बच्ची उसके साथ थी बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया। तो वो पठान कहता है कि मैंने क्या बुरा किया? सभी लोग कह रहे थे ना, सभी लोग कह रहे थे कि बंद करो दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़ जाते हैं, बंद करो, तो मैंने क्या किया? तो ये सब दृश्य बाबू भी देख रहा होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि चढ़ने वाले यात्री हिंदू थे, ठीक है? चढ़ने वाले यात्री हिंदू थे और उसको मारा था कौन? एक पठान उस पर लात चलाया हुआ था। तो इस तरीके से बाबू घटना को देख लिया। अब होता ये है कि जैसे अमृतसर पहुँचते हैं ये लोग, तो अमृतसर में बाबू में एक नया हिम्मत आ जाता है। ये बाहर जाता है, एक रॉड लेकर के आता है किनको? पठानों को मारने के लिए। लेकिन जब तक आता है तो देखता है कि तीनों पठान किसी और बोगी में चले गए हैं। अब इस बाबू को बड़ा गुस्सा आया हुआ है कि अब क्या करे? तो ये वहीं पर बैठ जाता है अपने सीट पर। अब रात का समय हो चुका है, सभी लोग सो गए हैं। तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और आवाज़ आती है कि खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। अब सभी लोग सोए हुए हैं, लेकिन ये बाबू जाग रहा है, ये उठ के आता है, दरवाज़ा खोल देता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है तो आदमी ऊपर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद ट्रेन धीरे-धीरे बढ़ने लगी थी और वो आदमी चढ़ने के बाद अपने मुँह से बोलता है या खुदा, ठीक है? या खुदा बोलता है, जिसके बाद ये बाबू समझ जाता है कि ये मुस्लिम है और बिना सोचे-समझे वो जो रॉड पकड़े हुए था, उससे उस व्यक्ति पर वार कर देता है। इतनी ज़ोर से मारता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति जो चढ़ा हुआ था, उसके माथे से खून बहने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, ठीक है? और जो उसकी औरत जो दौड़ रही होती है ना, वो भी रुक जाती है। अब ये सब दृश्य हो जाता है रात में, बाबू जाके आराम से बैठ जाता है, उसका गुस्सा शांत हो गया था। अब सुबह होने के बाद जो वहाँ सरदार जी थे, वो एकदम अंतिम में कहते हैं, कहानी के अंतिम में, कि बड़े जीवट हो बाबू, दुबले-पतले तो हो, पर बड़े गुर्दे वाले हो। ठीक है? ये एकदम लास्ट में सरदार जी का कथन है। अब आप लोग समझ लीजिए कि आगे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपके शिफ्ट में ज़्यादा चांसेस है कि यहीं से इन पाँचों पंक्तियों में से एक पंक्ति आपको उठा के दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि ये कथन कौन कहता है। तो ये जो बी वाला कथन है, ये सरदार जी कहते हैं, ठीक है? और ये काले बाबू सी नंबर वाला, ये पठान कहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए पूरी कहानी। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर बी, ठीक है? चलिए आगे प्रश्न है
तीसरा नंबर प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? कौन सा स्टेशन पार करने के बाद? तो वजीराबाद। ठीक है, वजीराबाद पार करने के बाद इनकी चुप्पी गहरी हो जाती है, इनकी चुप्पी गहरी आ जाती है। और कौन कौन सा स्टेशन आता है? तो पहले जहलम, ठीक है, सबसे पहले जहलम आया हुआ था, यहाँ पर भी नोट कर लीजिएगा, सोनी बताई भी है। फिर उसके बाद वजीराबाद आया, हरबंसपुरा, उसके बाद फिर अमृतसर। इन्हीं चारों को नोट कर लीजिएगा, हो सकता है अगली बार क्रम पूछते। अगला है कि ईदगाह कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन है। ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी, ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी। हामिद को अपने अब्बाजान एवं अम्मीजान के ना होने का बहुत दुख है। महमूद ने सिपाही खरीदा। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। ये जो बी वाला कथन है, ये एग्जाम में पहले पूछा जा चुका था। पहले वन लाइनर में पूछा गया, उसके बाद यहाँ पर 5 कथनों के साथ मिक्स कर दिया गया। इसलिए कहती हूँ ना कि वन लाइनर वालों को याद रखिएगा, अगले बार में कथन में मिक्स करके पूछा जाएगा, और जो कथन में मिक्स करके आता है अगले बार चांसेस होते हैं कि वन लाइनर में पूछ लिए जाते हैं। अब नूरे को भिस्ती पसंद आया। सम्मी को अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला। अगर आप खिलौने वाला याद रखेंगे ना, तो ये प्रश्न आपसे सही हो जाएगा। सबसे पहले तो ए नंबर में आते हैं कि हामिद को अपने अब्बा जान एवं अम्मी जान के ना होने का बहुत दुख है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कहानी की शुरुआत से लेकर के अंतिम तक में पढ़े, हामिद को कोई दुख नहीं था। क्यों दुख नहीं था? क्योंकि हामिद को पता ही नहीं था कि उसके अब्बा जान अम्मी जान अब इस दुनिया में नहीं है। उसे तो ये बताया गया था कि तुम्हारे अम्मी जान अब्बा जान गए हैं कहीं, और वो आएंगे जब तो बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से हामिद को पता ही नहीं है। ठीक है, हामिद को पता नहीं है, तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। महमूद ने सिपाही खरीदा, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताई हूँ कि आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक लगा करके। एक इसमें पात्र है मोहसिन और एक है महमूद। ठीक है, मोहसिन और महमूद। तो ये जो मोहसिन है, तो मोहसिन में सा आ रहा है। ठीक है, जो सा है मोहसिन में सा है, तो यानी कि सिपाही, महमूद सिपाही खरीदा, ये गलत हो जाएगा, बल्कि मोहसिन सिपाही खरीदा। मैं आपको बताई हूँ, यहाँ सा है, सिपाही में सा है, और मोहसिन में भी सा है, तो सा को मिलाइएगा तो मोहसिन सिपाही खरीदेगा। और मोहसिन को ही सबसे ज्यादा मिले थे 12 पैसे। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी को मिले थे, 12 ही मिले थे ना या 15, वो बताइए। 15 मिले थे, वही मुझे अचानक से लगा, 15 पैसे इसे मिले थे सबसे ज्यादा। और मोहसिन के मामा जी दरोगा थे, पुलिस के इंस्पेक्टर के पद पर थे। उसके बाद नूरे को भिस्ती पसंद आया, गलत है। नूरे को वकील पसंद आता है, वो वकील ही खरीदता है। तो भिस्ती कौन खरीदा फिर? भिस्ती खरीदता है महमूद। ठीक है, भिस्ती कौन खरीदता है? महमूद। अच्छा, मैं रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ जो सा है, मोहसिन भिस्ती खरीदता है और महमूद सिपाही खरीदता है। हाँ, 1 मिनट। ये जो मोहसिन है, इसको याद रखिएगा। मोहसिन सबसे अमीर घर का था, इसके मामा जी दरोगा में थे, और इसको 15 पैसे मिले थे, और ये खरीदता है भिस्ती। भिस्ती भिस्ती एक खिलौना है, और इसका काम होता है पानी डालने का काम होता है। ठीक है, तो ये भिस्ती खरीदता है। ठीक है, तो नूरे को वकील घर पसंद आया। नूरे को क्या पसंद आया? वकील पसंद आया। तो सी तो हमारा कथन गलत है, ए भी कथन गलत है। ए और सी को हम लोग काट दीजिए। सी है यहाँ पर, सी है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, तो फिर क्या बच गया? हमारे पास 3 ऑप्शन बच गया। महमूद सिपाही खरीदा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से हम लोग जोड़े थे कि बीच में मोहसिन के बीच में सा है, और यहाँ भिस्ती के बीच में सा है, तो भिस्ती मोहसिन खरीदा, ऐसे ट्रिक था हमारा। ठीक है, भिस्ती मोहसिन खरीदा। सम्मी अपनी खंजरी बदलना चाहती है, ये बिल्कुल सही है।
जब देखती है ना कि चिमटा का कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो रहा है तो सम्मी का मन बदल जाता है। अब उसके बाद बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला, ये एकदम अंतिम पंक्ति है। इस कहानी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम अंतिम पंक्ति है ये वाला, ठीक है? क्योंकि होता ये है कि जो हामिद है ये बड़ों के जैसा सोच करके, अपनी दादी की तकलीफ देख करके, महसूस करके कुछ भी नहीं खाता है, बल्कि 3 पैसे इसको मिलते हैं और पूरे 3 पैसे में चिमटा खरीद के आ जाता है। जब इसकी अम्मा यानी कि बूढ़ी दादी जो अमीना है वो पूछती है कि तुमने क्या खरीदा, तो वो दिखा देता है कि चिमटा खरीदा। पूछती है कितने पैसे में, तो बताता है 3 पैसे में। अब अमीना समझ जाती है कि ये छोटा बच्चा जो है वो कुछ भी नहीं खाया पूरे मेले में और सिर्फ मेरे चिमटा खरीद के लाया। अमीना एकदम रोने लगती है। शुरुआत में तो डांटती है कि क्या किया तुमने, कुछ खाया क्यों नहीं, कुछ खिलौना क्यों नहीं खरीदा। तो हामिद बहुत प्यार से कहता है कि तुम्हारा हाथ जल जाता था ना रोटी पकाते हुए, इसीलिए मैं चिमटा लेकर के आया। तो फिर उसके बाद हामिद उसको, ये जो अमीना है हामिद को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। ऐसा लगता है मानो कि जो अमीना है वो बच्ची बन गई है। ठीक है, अमीना इतनी रो रही है कि वो बच्ची बन गई है और हामिद ऐसा काम किया है कि वो एकदम बूढ़े बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। यानी अमीना बच्ची हो गई है और हामिद बूढ़ा हो गया है। ऐसा बदल गया था वहां पर। ठीक है, इसीलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है और कहानी की अंतिम पंक्ति ही है। हाँ, और चिमटा का नाम क्या रखा गया था, रुस्तम हिंद। ठीक है, चिमटा का नाम रखा गया था रुस्तम हिंद। ऐसे कथन वाले क्वेश्चन अच्छे से बनाइएगा, तुरंत ही उलझन पैदा होगी और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ भी यही हुआ है। ये प्रश्न पहले वन लाइनर में पूछा गया है और अगली बार हुआ ये कि इसी को 5 कथन के साथ मिला करके पूछ दिया गया। सेम यही ऑप्शन, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन पूरा का पूरा 5 पंक्तियों के साथ घुमा फिरा के पूछ दिया था। पिता कहानी के पिता ने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए? किन 2 पुस्तकों में? क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? डी नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल। रामायण और गीता में, रामायण और गीता पढ़ते हुए वो अपने जीवन के 35 वर्ष काट चुके हैं और 35 वर्षों से लगातार केवल रामायण और गीता ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, रामायण और गीता ही पढ़ते आ रहे हैं। अब याद कीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी जो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं उसमें भी बताते हैं कि मेरे पिताजी जब रामायण का पाठ करते थे तो कैसे करते थे, मौन रहकर या फिर शास्वर वाचन करके? मौन रह करके, शांत रह करके करते थे। ठीक है। आगे है, मिलान कीजिए। ऐसे मिलान कीजिएगा, देखिए यहाँ पर ए नंबर है, बी, सी और डी, इसको मिलान करना है यहाँ पर 1 2 3 4 से। यहाँ कहानी का नाम है और ऊपर में कथन है। कहानी है मतलब कथन है कि कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सख्ती आते ही वो कांग्रेस भक्त बन गए। कांग्रेस भक्त बन गए। तो ये किससे लिया गया है ये बताना है आपको जोड़ के। अब है कि ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। अब है कि किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भुला पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। यह कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है, परिंदे कहानी का कथन है, डॉक्टर मुखर्जी का ही कथन है। ठीक है, लेकिन अब सवाल है कि डॉक्टर मुखर्जी ये कथन कहते किससे है? ये कथन डॉक्टर मुखर्जी जो हमेशा दर्शन की बातें करते हैं वो लतिका से कहते हैं कहानी के लास्ट में। ठीक है, जब मिस्टर ह्यूबर्ट एकदम शराब पी के आता है और वहां सो जाता है, उसके बाद डॉक्टर लतिका से बात करते हैं, तब बताते हैं, बोलते हैं। तो हम सी को 1 2 से मिला देंगे, सी को 2 से मिला देंगे। सी में 2 है कहीं, 2 जगह पर है। ठीक है, सी में 2 2 जगह पर है। अब है कि लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? तो ये हो जाएगा किसमें, डी नंबर किसमें हो जाएगा, 3, कानों में कंगना। ठीक है, डी का 3, कानों में कंगना। डी का 3 एक ही स्थान पर है, हमारा 3 नंबर सही है। ए का हो जाएगा कथन
4 नंबर राही का, क्योंकि जो राही है वो जेल गई है और जेल में ही मतलब राही कहानी में अनीता है, अनीता कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती है, वो जेल गई है। और जो राही है वो मांगरोरी जाति की है, वो भी जेल गई है। दोनों आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तब अनीता को एहसास होता है कि कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, और जैसे देखे कि कांग्रेस के पास शक्तियां आ रही है तो तुरंत ही वो कांग्रेस के भक्त बन गए हैं। और यही चीज अभी हो रहा है। पहले के समय जो हमेशा बीजेपी का मजाक उड़ाते थे बात बात में, ठीक है, जो भी सत्ता पक्ष होती है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जैसे देखते हैं कि उस पक्ष में ज्यादा शक्ति आ रही है तो लोग उसके ही भक्त बन जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं हमारे समाज में, और ये चीजें राही कहानी में बताई गई है। तो हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा। अब चारों कथन को याद रखिएगा, हो सकता है कि अगले बार वन लाइनर में पूछ दिया जाए। चलिए अब अगला है, आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। क्या वर्ण विषय है? आकाशदीप कहानी में विषय क्या है? आत्मसमर्पण है, पिता की हत्या का प्रतिशोध है, प्रछन्न प्रेम है, या पुरुष की निरंकुशता है? सभी लोग ए जवाब देने भी लगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देखिए आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो पात्र है बुद्धगुप्त, आकाशदीप में पात्र है चंपा और बुद्धगुप्त। ठीक है, तो चंपा को अगर ध्यान से हम लोग समझेंगे तो पाएंगे कि चंपा है वो समझती है कि उसके पिताजी का हत्यारा कौन है, बुद्धगुप्त है। और चंपा को धीरे धीरे बुद्धगुप्त से प्रेम भी हो गया है, क्योंकि बुद्धगुप्त एक अच्छा इंसान है, हमेशा चंपा के साथ रहता है, इसकी सहायता करता है। तो चंपा को प्रेम तो हो गया है, लेकिन वो उनको मतलब चंपा को लगता है कि पिता का हत्यारा यही है। ठीक है, जलदस्यु था, डाकू था, तो पिताजी की यही हत्या किया है। इसलिए चंपा आत्मसमर्पण करती ही नहीं है। आत्मसमर्पण करना यानी कि तन मन धन से पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। जैसे मनु और श्रद्धा का जब प्रसंग हम लोग पढ़ते हैं तो मनु के प्रति श्रद्धा आत्मसमर्पण कर लेती है। ठीक है, वो एकदम समर्पित हो जाती है मनु के प्रति, लेकिन चंपा समर्पित नहीं होती है, ये विवाह करने से ही मना कर देती है। तो आत्मसमर्पण है ही नहीं, याद रखिएगा। अब पिता की हत्या का प्रतिशोध है, बिल्कुल है। मन में गुस्सा है, लेकिन हृदय में प्यार भी है। प्रछन्न प्रेम यानी छुपा हुआ प्रेम, छुपा हुआ प्रेम है इसके मन में। पुरुष की निरंकुशता नहीं दिखाई गई है, क्योंकि बुद्धगुप्त एक बहुत अच्छा इंसान बन गया है। वो चंपा के साथ कभी जबरदस्ती या कुछ गलत तरीके से चंपा के पास नहीं रहता है। जब देखता है कि चंपा विवाह नहीं करना चाहती है तो वो एकदम अच्छे से छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो बी और सी हमारा सही है, बिल्कुल आप सभी को उत्तर सही है, ए नंबर हमारा सही हो गया। आगे है, सोजे वतन कहानी संग्रह की कहानियां हैं। बिल्कुल, एक और कहानी है जिसमें किरण है पात्र, किरण और नरेंद्र, कानों में कंगना, उसमें भी किरण आत्मसमर्पण करती है। बिल्कुल। अब है सोजे वतन। सोजे वतन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया प्रथम कहानी संग्रह है, जिसमें 5 कहानियां संकलित की जाती है, वो भी देशभक्ति वाली कहानियां। इन्हीं कहानियों में से एक है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ठीक है, बाद में इसके ऊपर सेडिशन का आरोप लगा करके इसको जब्त कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसमें कहानी है यही मेरा वतन और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ठीक है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। बिल्कुल, 1907 ईस्वी में ये इस कहानी संग्रह को हम लोग देखते हैं। ए और सी हमारा सही हो गया। अब सभी का सही उत्तर है सी। अब आगे प्रश्न है, अब यहाँ से जो सब प्रश्न आ रहे हैं ना, ये सब प्रश्न आपके 2021 और 22 के प्रश्न हैं, और इनसे पहले जो हम लोग प्रश्न किए वो 2023 में 3 बार एग्जाम हुआ है। एक बार मार्च में, एक बार जून में, और फिर एक बार दिसंबर में। तो प्रश्नों की संख्या ज्यादा तो 2023 में ही हो गई। उसके बाद फिर 2022 वाला भी देखे और अब 2021 वाला भी देख रहे हैं। वैसे ये तो यूनिट 10 में है हमारा, लेकिन भोला राम का जीव कहानी ही है, व्यंग विधा की कहानी। ठीक है, व्यंग विधा की रचना मानी गई है, लेकिन है तो कहानी ही, व्यंग्यात्मक कहानी है। कहानी का विषय क्या है? भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनावरण, अनावरण मतलब होता है उद्घाटन,
क्या होता है? उद्घाटन करना, उसको दिखाना। अब तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लगेगा। अब है सदाचरण का निषेध, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। बिल्कुल, हमारा बी और डी बिल्कुल सही है। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। आप सभी का उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। ये कथन लेखक के द्वारा कहा गया है और ये कथन कमलेश्वर कह रहे हैं। ठीक है, अब कमलेश्वर है तो समझ लीजिए कहानी कौन सी होगी। कहानी हो जाएगी राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया में ही जो तीसरा व्यक्ति आता है वो है बच्चन सिंह। बाकी पति पत्नी है जगपति और चंदा। तो जगपति और चंदा, जगपति के साथ त्रासदी हो जाती है, ट्रेजेडी हो जाती है, उसके पैर में गोली लग जाती है, अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल जाता है तो यही बच्चन सिंह वहाँ कंपाउंडर होता है। ये जल्दी जल्दी उसके घाव में पट्टी कर रहा था। अचानक से ये महसूस करता है कि इसके हाथों में आंसू की बूंदें गिरी है। ठीक है, बच्चन सिंह महसूस करता है कि जिस हाथ से ये पट्टी बांध रहा है उसके हाथों में आंसू की बूंदें गिरी है। अब ये ध्यान से देखता है तो बगल में खड़ी होती है चंदा। बहुत ही सुंदर दिख रही होती है और एकदम रो रही होती है क्योंकि उसका जो पति है वो दर्द में होता है, इसलिए चंदा रो रही होती है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब बच्चन सिंह जब देखता है तो चंदा के प्रति आकर्षित हो जाता है। अचानक से वो सिहर गया। उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई, निठुराई यानी कि जो डॉक्टर है ना, जो कंपाउंडर है, वो जल्दी जल्दी पट्टी करते जा रहे थे। दर्द को वो महसूस ही नहीं कर रहे थे कि मरीज को दर्द भी हो रहा है। लेकिन जैसे ही चंदा के आंसू उसके हाथों पर गिरे, ऐसा लगा कि किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। फिर वो आराम से धीरे धीरे करने लगा पट्टी। ठीक है, कौन? तो बच्चन सिंह। तो ये जो कथन है ये है राजा निर्बंसिया का कथन है। पात्रों को भी याद रखेंगे। आगे है कि तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान ना लादने की कसम खाई है। और गाड़ीवान है कौन? गाड़ीवान है 40 वर्ष का काला कलूटा हट्ठा कट्ठा नौजवान। और ये नौजवान का नाम क्या है? हीरामन। एकदम ऐसे ही लिखा गया है इनके विषय में। हीरामन बताइए किससे डरता है? अपने जीवन में किसी से नहीं डरता है पर एक इंसान से डरता है। किससे? अपनी भाभी से डरता है। बिल्कुल। और इसकी भाभी की जिद है कि हीरामन जब भी विवाह करेगा तो कुंवारी लड़की से करेगा। और कुंवारी लड़की से मतलब है कि 7-8 वर्ष की लड़की होनी चाहिए। अब कहाँ ये 40 वर्ष का युवक और कहाँ 7-8 वर्ष की लड़की, कैसे शादी पॉसिबल है? इसीलिए हीरामन का दूसरा विवाह हो ही नहीं रहा है। और जो पहला विवाह था उसमें हीरामन की पत्नी की ही मृत्यु हो गई थी, गौना से भी पहले। ठीक है, तो गौना से भी पहले बेचारी अपनी पत्नी के साथ रह भी नहीं पाया। अब हीरामन को सिर्फ एक ही काम करने में अच्छा लगता है, वो है अपनी बैलगाड़ी चलाना। ठीक है, इसके अलावा उसे कुछ और काम अच्छा नहीं लगता है। तो वो जब बैलगाड़ी चलाता है तो कुछ कसम खाता है अपने जीवन में। सबसे पहला कसम खाता है कि अब मैं चोरी ये बांस अपने नहीं, सबसे पहला कसम खाता है कि चोरी का सामान नहीं ला दूंगा। ठीक है, पहला कसम उसका यही होता है कि चोरी का सामान अपने अपने गाड़ी में नहीं ला दूंगा। दूसरा कसम होता है कि कभी भी बांस नहीं ला दूंगा क्योंकि बांस बहुत लंबे लंबे होते हैं और बैलगाड़ी से ले जाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, दिक्कत समस्या हो जाती है। और तीसरा कसम खाता है कि कंपनी की औरत नहीं ला दूंगा। क्यों? क्योंकि हीराबाई इसके गाड़ी में बैठी हुई थी। ठीक है, इसकी गाड़ी में बैठी हुई थी इसीलिए। प्रियंका क्या कह रही है? शादी कुमारी मतलब क्या प्रश्न है? ठीक से पूछिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि दुल्हन की डोली नहीं ला दूंगा ये कसम नहीं खाए थे। दुल्हन की डोली नहीं ला देंगे ये कसम नहीं खाए थे। और हमसे तो यही पूछा गया कि कौन सी कसम नहीं खाए थे, तो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। ये बी है और ये सी है। ठीक है, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे आइए, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। इनकी दुनिया कैसी है? कहानियों की दुनिया हताश और आत्मपरक नायकों की। निर्मल वर्मा की एक कहानी है परिंदे, आप उसे ही याद रखिएगा तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा।
अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की? क्या सही हो जाएगा? बी, बिल्कुल 1 और 2 सही होगा, क्योंकि परिंदे कहानी में भी हम देखते हैं कि सभी पात्र हताश है और आत्मपरक नायकों की ही कहानी है। अकेलेपन और अलगाव की कहानी है, तो निर्मल वर्मा खास करके ऐसे ही पात्रों को उठा करके अपनी कहानी लिखते हैं जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित हैं, कौन सा स्थान चित्रित है वो पूछा गया है। फारबिसगंज, औराही हिंगना, चेथरिया पीर, सिरपुर बाजार। फारबिसगंज मेला ही जा रहे होते हैं ये लोग। इसी मेला में नाच लगा होता है और इसी नाच में नाचने के लिए हीराबाई आई होती है और इसी हीराबाई को अपने बैलगाड़ी से बैठा के फारबिसगंज मेला पहुंचा रहा होता है कौन? हीरामन। यही कहानी है मुख्य रूप से। तो 1 हमारा सही है, जिसमें 1 नहीं है उसको काट दीजिए। औराही हिंगना नहीं है, चेथरिया पीर तो फिर उपन्यास में जिक्र हुआ है, मैलांचल उपन्यास में। ठीक है, मैलांचल उपन्यास में जिक्र है चेथरिया पीर का। बावन दास का जहाँ समाधि बनाया जाता है उसी का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर सिरपुर बाजार का वर्णन हुआ है, पहला और चौथा का। स्थान का नाम याद रखिएगा। और खास करके तीसरी कसम कहानी में कौन कौन से गाने आए हैं, कौन कौन से स्थान आए हैं, शुरुआत कहानी की कैसे होती है। एकदम शुरू की पंक्ति है कि हीरामन गाड़ीवान के पीठ में गुदगुदी हो रही है। हो सकता है पंक्तियों का क्रम पूछ लिया जाए या क्रम पूछा जा सकता है कि कौन सा गीत पहले आया, कौन सा बाद में, कौन सा बाद में। उसके बाद स्थान का नाम, या फिर जब ये जा रहे होते हैं तो कौन कौन सा स्थान आता है। तेगछिया भी एक इसमें स्थान आया हुआ है जो 3 गाछों से बना हुआ है। उसके बाद नननपुर हाट का भी जिक्र हुआ है। ठीक है, तो स्थानों का नाम और अच्छे से देखे रहेंगे इसमें। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये भी बहुत आसान प्रश्न है कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपनी महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपर्युक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आ रहा हो तो एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है कि जब भी ऐसा कुछ भी कथन दे दे और आपको ना आए तो आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिए कि ऑप्शन में कौन सी कहानी आपके सिलेबस में है। तो एक टोकरी भर मिट्टी ही आपके सिलेबस में है, बाकी फिर और कहानियां हमारे सिलेबस में दी नहीं गई है। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। एक टोकरी भर मिट्टी बहुत ही छोटी कहानी है, आदर्शवादी कहानी है। ठीक है, अंतिम में जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है जब वो आती है एक टोकरी भर मिट्टी मांगने के लिए। किस लिए मांगती है? तो चूल्हे बनाने के लिए मांगती है। अगला है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। निर्मल वर्मा, बताइए कौन सी कहानी इनकी नहीं है? अंधेरे में। अब आपको लगेगा कि अच्छा अंधेरे में तो कविता है, अंधेरे में तो मुक्ति बोध की कविता है, तो बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन कहानी भी है। एक नाम से कविता भी है और कहानी भी है, इसलिए इस प्रश्न को मैं लेके आई। हो सकता है अगले बार पूछ दे कि अंधेरे में कहानी किसकी है, तो निर्मल वर्मा की है। और ऑप्शन में मुक्ति बोध जरूर दिया जाएगा, तो भटकना नहीं है, देख लेना है कि कविता पूछा गया है या कहानी पूछा गया है। ठीक है, कहानी पूछा जाएगा तो निर्मल वर्मा, कविता पूछी जाएगी तो मुक्ति बोध। तो कौन सा नहीं है? तो इनकी कहानी नहीं है बादलों के घेरे में। यह है कृष्णा श्रोबती की। कृष्णा श्रोबती के द्वारा लिखा गया है बादलों के घेरे में। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। गुलेरी जी 3 कहानियां लिख करके बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, तो अब बताना है कि कौन सी कहानी इनकी नहीं है। तो ए नंबर कछुआ धर्म कहानी इनकी नहीं है। वैसे ये कछुआ धर्म कहानी है ही नहीं, ये निबंध विधा की रचना है और ये निबंध किसी और की नहीं बल्कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि पूछा कैसे गया है। यहाँ हमसे कहानी पूछा गया है कि कौन सी कहानी नहीं है, तो कछुआ धर्म कहानी नहीं है बल्कि निबंध है, सही हो जाएगा। बाकी उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये तीनों कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां इनकी है। देखिए, ईदगाह कहानी में मोहसिन खेले में मेले में कौन सा खिलौना खरीदता है? वन लाइनर में पूछा गया है ना।
और फिर अगले ही साल इसको कथन बना के पूछ दिया गया था। तो मोहसीन मैं आपको बताई थी, इसके नाम के बीच में सा है, तो कौन से खिलौने के बीच में सा आया है? भिश्ती के बीच में सा आया है, भिश्ती। ठीक है, तो मोहसीन भिश्ती खरीदता है। बाकी जो सिपाही है वो महमूद खरीदता है। कौन खरीदता है? महमूद को 12 पैसे मिलते हैं। महमूद को 12 पैसे मिलते हैं घर से, और मोहसिन को 15 पैसे मिलते हैं। खंजरी कौन खरीदता है? सम्मी। वकील कौन खरीदता है? नूरे। ठीक है, नूरे। आगे है ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। विषय पूछती है कि क्या क्या चीजें व्यक्त हुई है। सांप्रदायिक सौमनस्य, मातृवात्सल्य, बाल मनोविज्ञान, राजनीतिक चेतना। अब आप पहले काट छाट कीजिए कि राजनीतिक चेतना तो है ही नहीं। राजनीति की बातें कहाँ हैं? बच्चों का तो दिखाया गया है ना कि वो मेले जा रहे हैं, ईद का त्योहार है, सभी लोग प्रसन्न हैं, तो राजनीतिक चेतना कहाँ से आ जाएगी? और सब में एकता दिखाई गई है, सांप्रदायिकता कहीं भी नहीं दिखाया गया है। ठीक है, सांप्रदायिकता, लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं दिखाया गया है। तो फिर दिखाया क्या गया? मातृवात्सलता। जो हामिद है अपनी दादी से बहुत प्रेम करता है। माता और पुत्र का, या फिर माता पिता जो हमारे पेरेंट्स है और जो बच्चे होते हैं, उनके बीच का प्रेम ही तो वात्सल्य प्रेम कहलाता है। उसके बाद बाल मनोविज्ञान पर ही आधारित है ये कहानी, बच्चे के मन के ऊपर कि हामिद किस समय क्या क्या बातें सोचता है। ठीक है, तो सी और बी हमारा, बी और सी सही हो जाएगा। बी और सी कहाँ है? डी नंबर में है। आप सभी का सही उत्तर है, डी नंबर हमारा सही हो गया। आगे है कि जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था। पत्नी चंदा की कहानी है, और पति है इसका जगपति। जगपति का जब ये जो उसको गोली लगी होती है, उसका पैर जब ठीक हो जाता है, उसके बाद वो बेरोजगार हो जाता है। ठीक है, बेरोजगारी से बहुत समस्या उत्पन्न होती है। ये कहानी है राजा निर्वंशिया। अब यहाँ भी देखिएगा, अगर नहीं आ रहा होगा आपको, तो इन चारों ऑप्शन में से हमारे सिलेबस में जो कहानी है उसी को टिक कीजिए, ऐसे भी सही हो जाएगा। इसके लिए सिलेबस आपको याद होना चाहिए। हाँ, जो इसमें तीसरा व्यक्ति आता है वो था बच्चन सिंह। अब देखिए यही तो है, राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। कौन कौन से पात्र हैं? तो जगपति तो चंदा का पति ही है, जगपति ही पति है। ठीक है, पति पति है कौन? जगपति। और बच्चन सिंह है तीसरा व्यक्ति, यानी कि बी और डी हमारा सही हो जाएगा। ये दोनों ही पात्र हैं राजा निर्वंशिया के। और ध्यान दीजिएगा, इसमें दो कथा समानांतर चलती है, राजा रानी और सिपाही की कथा भी चलती है। तो अगर राजा रानी पात्र में आ जाए तो वो भी सही होंगे। ये मत समझिएगा कि राजा रानी कहाँ से आ गए, राजा रानी की भी कथा समानांतर रूप से चल रही थी। आगे है तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। वन लाइनर में पूछा गया, अगले बार हो सकता है कथन बना के पूछ लिया जाए। कौन तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं? कौन है? रमपतिया, धुन्नीराम, चुरमुनिया, पलटदास। तो पलटदास याद है? पलटदास हीरामन का दोस्त होता है, जो हीराबाई को सिया सुकुमारी समझने लगता है। ठीक है, और धुन्नी राम भी हीरामन का दोस्त होता है। नाटक देखने के क्रम में इसकी तबीयत खराब हो जाती है, नाच देखने के क्रम में। सी और डी, तो सी और डी है हीरामन के दोस्त। कौन है? हीरामन के दोस्त हैं। अब एक और दोस्त है इनके, कौन से? लाल मोहर, एक और पात्र है, यानी हीरामन के 3 दोस्त हैं। हीरामन के 3 दोस्त हैं, तीनों का नाम याद रखिएगा। लाल मोहर, धुन्नीराम और पलटदास, ये तीनों दोस्त हैं। और लाल मोहर का एक नौकर होता है लहसनवा, तो लहसनवा को भी याद रखिएगा। ठीक है, लहसनवा। और जब ये टिकट लेने जाते हैं तो इन लोगों को कितने टिकट मिलते हैं? कितने टिकट दिए जाते हैं हीराबाई के द्वारा? 5 टिकट। ठीक है, 5 टिकट दिए जाते हैं, जिसके बाद ये लोग तय करते हैं कि हम में से कोई बाहर रहेगा। तो लहसनवा कहता है नहीं मालिक नहीं, हमको ले चलिए, हमको भी नाच देखना है। तो टिकट तो था ही इनके पास, लेकिन तय होता है कि ठीक है, बारी बारी से हम लोग एक एक घंटा में आ जाके अपने बैलगाड़ी को देखा करेंगे, रखवाली करने के लिए।
अगला प्रश्न है कि वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? वंशीधर नवल किशोर। ये है बी नंबर, ठीक है, और ये है सी नंबर। अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे सी नंबर दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी के ही प्रमुख पात्र है वंशीधर। इसमें स्वतंत्रता की अनुगूंज भी दिखाई गई है, क्योंकि वंशीधर जब विलायती धोती पहन के आते हैं ना, तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये मैं क्या गलती कर दिया, अब नवल किशोर मिलेगा तो जरूर मुझे टोकेगा। ठीक है, तो स्वदेश की अनुगूंज हमें देखने को मिलती है। चलिए अब आगे है, एक गीत दिया गया है। गीत दिया गया है कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। किस कहानी से ली गई है ये पंक्ति? बिल्कुल सही है, डी नंबर, तीसरी कसम कहानी। अब ध्यान दीजिएगा, 2021 और 22 के समय में वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा गया है इस गाने को। फिर 2023 में क्या कर दिया गया, सीधा सीधा पूछ दिया गया कि कौन कौन से गीत हैं। अब अगली बार क्या पूछा जाएगा कि इन गीतों का क्रम बताइए। ठीक है, यही पूछने का पैटर्न है। तो इस पैटर्न को अगर समझ जाएंगे तो जल्दी ही पहले प्रथम प्रयास में आपका जेआरएफ हो जाएगा, अगर आप प्रश्न पूछने के पैटर्न को समझ गए तो। कठिन प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन कटअप भी तो कम जाता है, और जितने आसान प्रश्न होते हैं अगर हम उन्हें ही सही कर ले, आराम से जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, परिंदे कहानी के पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, श्यामनाथ और लतिका। लतिका तो परिंदे कहानी की प्रमुख पात्र है, वार्डन है। श्यामनाथ चीफ की दावत, चीफ की दावत में श्यामनाथ है। तो डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट और लतिका, अच्छा हाँ, ये तीनों ही पात्र हैं। ये जो शिफ्ट में पूछा गया था ना, इसमें हुआ ये था कि ऑप्शन में तीनों दिया नहीं था, तो ऐसे उपाय लगाया गया था कि सामनाथ तो पात्र है नहीं, सी नंबर तो पात्र है नहीं, तो जिसमें सी नंबर है उसको काट दीजिए, जिसमें सी नंबर है उसको काट दीजिए। तो बचा क्या, ए नंबर बचा, तो ए नंबर को टिक कर दिया गया। लेकिन फिर भी लोग क्लेम किए और इस प्रश्न को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया गया और सभी को एक समान नंबर दे दिया गया। ठीक है, पूरे प्रश्न को ही गलत बता करके सभी को नंबर दे दिया गया था। तो ऐसे भी हमारे एग्जाम में होते ही हैं, प्रश्न ड्रॉप भी होते ही हैं, सभी को नंबर मिलता ही है। लेकिन ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं था, आसान था। आपको लगेगा कि तीनों हैं तो हम क्या टिक करें, लेकिन जो गलत है उसे तो ऑप्शन से निकाल दीजिए ना, अपने आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे आप। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है ए नंबर, डी नंबर, उसने कहा था। ठीक है, डी नंबर, उसने कहा था, 1915 ईस्वी में लिखी गई है। और प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का जो समय है, ये समय 1914 से शुरू हो जाता है। ठीक है, 1914 से शुरू होकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। उसी समय में लिखा गया है, उसने कहा था। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि ली गई है, तो हमारा डी कथन सही हो जाएगा। चलिए, इतने ही प्रश्न थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी प्रश्न अच्छे लगे आप सभी को। ठीक है, तो बस एक पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए आप सब कि किस तरीके से वन लाइनर के बाद कथन वाले में पहुंचा गया है और कथन वालों के बाद वन लाइनर में पहुंचा जाता है प्रश्न बनाने में। और जो पहले नाम नाम पूछा गया है, अगले बार क्रम लगा करके पूछ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।